तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं पटना चक्रवालोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ। इसी क्रम में हमारा 27 टॉपिक हो गया है। आज हमारा 28वां टॉपिक है राज्यपाल। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार है जैसे केंद्र स्तर पर है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। 153 से 167 तक। अनुच्छेद 154 के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के क्लॉज 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अर्थात वह राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 156 के क्लॉज 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र कर सकता है। अनुच्छेद 156 के क्लॉज 3 के तहत समानांतर राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है और वह पदावधि की समाप्ति पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल के पद के लिए अर्हताएँ वो भारत का नागरिक होगा, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्य और औपचारिक रूप से राज्यपाल के लिए 2 अर्हताएँ हैं, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अनुच्छेद 166 के तहत जो है राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो है औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। जैसे केंद्र सरकार का जितना भी कार्यकारी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, वैसे ही। अनुच्छेद 203 के क्लॉज 3 के क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 249 के क के क्लॉज 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 239 क के क्लॉज 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 168 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल क्या होता है? राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने, सत्रभाषण करने और विघटन करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित भी करता है। राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/6 भाग को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, परंतु 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुच्छेद द्वारा 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया था। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, धन विधेयक न होने पर। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। अगर राज्य विधानमंडल द्वारा उसको दोबारा भेजा जाता है तो राज्यपाल को उसको अपनी स्वीकृति देनी होती है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है। अनुच्छेद 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, या धन विधेयक न होने पर वह राज्यपाल को विधेयक राज्य विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका की विधि के विरुद्ध तथा अपराध के लिए दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, विराम या परिहार
करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघु गुणक की शक्ति प्राप्त है। सरोजिनी नायडू राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, भारत की प्रथम महिला थी। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका तात्पर्य है दूसरा निर्वाचन। सही है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। गलत है। हाँ, ये लड़ा जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ये भी सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो 1, 3, 4 सही है। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कई नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजनाओं को छोड़ दिया गया क्योंकि अनावश्यक रूप से निर्वाचन व्यय बढ़ता। निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व और संघर्ष को जन्म दे देंगे। केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा। अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों और राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों के बजाय व्यक्तिगत और स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अतः सी सही उत्तर है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है भारत का। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं, उसी से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। उसमें लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है लोकसभा सदस्य होने की योग्यता। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये 2 और 4 सही है। संविधान के 157 के अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो और दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि राज्यपाल के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। साथ ही लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता जैसी कोई शर्त नहीं है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 के परंतु के रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा ये जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 157। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, तो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है, 3री में। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा? सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो सही है। 1, 2, 3, 4 सही है। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल का शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि संविधान की 3री सूची में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित है? तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद राज्य का कार्यकारी प्राधिकारी सही है। राज्यपाल को हटाना नहीं है ये। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि है, टर्म सही है। अनुच्छेद 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 155 रहा
राज्यपाल की नियुक्ति, ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल नियुक्ति से संबंधित है, जिसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 156 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति के साथ पद धारण करेगा और अनुच्छेद 156 के क्लॉज 3 के अनुसार राज्यपाल समानतः अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अवधि तक बना रहेगा और वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल को पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है। इस प्रकार सी का युग सुमेलित नहीं है। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, एकदम सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वो पद पर रहता है, भी सही है। अब अपने राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, भी सही है। सामान्यतः 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं, भी सही। 4 सही है, सभी 4 सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकरण एक और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता, ये गलत है, कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये सही है। ये गलत है, आर सही है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इसी अनुच्छेद में इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगा। इस प्रकार एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। निम्नलिखित भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वो 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की कार्यपालिका उसे पद से हटाना चाहे तो प्रस्ताव पर नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति हटाएगा या फिर अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखित देगा। तो अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, तो इसमें कोई सही नहीं है। संविधान के 156(a) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व भी हटा सकता है। अनुच्छेद 156 के क्लॉज 3 के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर नहीं लेता। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(a) के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, भी गलत है।
भारत के संविधान में राज्यपाल को उसे पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, ये सही है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर किया जाता है, तो इसका सी है सही। भारतीय संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156 के 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पुनः पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के परंतु के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 239 के के क्लॉज 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहाँ का उपराज्यपाल करता है। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति ही करेगा, भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग अस्थायी उपबंध के रूप में विशेष व्यवस्था प्रदान की गई थी और भारत के संविधान में उपबंध वहाँ के राष्ट्रपति के संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होगा आदेश 1954 के अनुसार संशोधित रूप में लागू होते थे। साथ ही वहाँ राज्य का अपना संविधान भी प्रवर्तित था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ की कार्यपालिका प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था। अच्छा, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता था उसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा न होकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, परंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया था। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर की कार्यपालिका को प्रमुख को सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 21 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर वहां पर उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यपालिका अध्यक्ष का नाम 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। ये एक जम्मू कश्मीर के संविधान के 6वें संशोधन द्वारा 1965 में जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन द्वारा वहाँ के राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री पद मुख्यमंत्री के रूप में पुनर्स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 तथा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपालों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका तथा मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का भी प्रावधान किया गया। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग की 7वीं सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 1956 द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 239 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित जहां वो विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासकों के माध्यम से कार्य करेगा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्नलिखित किसे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम राज्यपाल 31 अक्टूबर 2019 को गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया था। 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो ये राधाकृष्ण माथुर। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त
डॉक्टर राधाकृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। उसके बाद उन्हें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.डी. मिश्रा फरवरी 2023 में पद पे बने रहे। वर्तमान में लद्दाख के गवर्नर कविंद्र गुप्ता हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। राज्यपाल के भत्ते और उससे संबंधित उपलब्धियां राज्य संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से भारित होते हैं, अनुच्छेद 202 के क्लॉज 3 के तहत। एक ही व्यक्ति जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते जो राष्ट्रपति निर्धारित करे उसके अनुसार होता है। उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जैसे राष्ट्रपति आदेश से अवधारित करें। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुसार अनुच्छेद 158 के 3 क्लॉज क के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह उपलब्धियां या भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसे राष्ट्रपति द्वारा अवधारित करें। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल की दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? तो पहला है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और फिर मंत्रियों की नियुक्ति नहीं। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आदेशित ये है। सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना नहीं है, तो 1 और 3 होगा। इसके 1, 3 सही है। संविधान के अनुच्छेद 356 के क्लॉज 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के फंदों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, अतः वह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो हैं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के साथ समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसकी अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, अथवा उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। वह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। क्योंकि इसका प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह के बिना करता है। और अनुच्छेद 166 के क्लॉज 3 के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर राज्य सरकार के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु मंत्रियों के कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाना भी सर्वाधिक है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है क्योंकि ये विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। सही बात है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को रखने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगना ये नहीं है। परामर्शी शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने या भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए कर सकता है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना या विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ संदर्भों में भी वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तथापि उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों से किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक का अनुसार कार्य करता है। सही है। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता। गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के क्लॉज 1 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा इनके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को भी अपने विवेकानुसार करे। इन बात को छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 163(2) के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं है जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल को अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अतः यह बात स्पष्ट रूप से
संविधान में उल्लिखित है कि कतिपय बातों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है, इसलिए कथन ये सही है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। हालांकि संविधान में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी विधेयक को बिना राज्यपाल की अग्रेसित किए और अपने विचारात आरक्षित कर सकें। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो भी कर सकता है, कोई सीमा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु में के तहत राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण धन विधेयक को छोड़कर उस राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यथाशीघ्र शब्द से संबंधित शब्द के लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया है और यह राज्यपाल के विवेकाधीन है। नोट 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की 2 संसदीय खंडपीठ ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य वाद में निर्णय देते हुए कहा कि राज्य विधानमंडल द्वारा समुचित रूप से पारित विधेयक पर राज्यपाल अत्यंतिम वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही वे पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल एवं राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए कदमों का न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखने के साथ विधेयक पर राज्यपाल द्वारा अनुमति के संबंध में समय सीमा निर्धारित की है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जो है उठाए गए कदमों की न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखने के साथ विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा अनुमति के संबंध में समय सीमाएं भी निर्धारित थी। इस निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति को बगैर स्वतंत्र विवेक के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार समयबद्ध रूप से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ ने इस निर्णय के संदर्भ में उठे संवैधानिक प्रश्नों पर राष्ट्रपति द्वारा 13 मई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की 5 संसदीय खंडपीठ ने संवैधानिक पीठ ने 20 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को दिए गए अपने परामर्श में निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्य का निर्वहन करते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधा नहीं है और विधेयक पर उपबंध विकल्पों के प्रयोग से उसे विवेकाधिकार प्राप्त है। विधेयक पर उपबंध विकल्पों के प्रयोग में उसे विशेषाधिकार प्राप्त है। साथ ही अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन वाद योग्य नहीं है तथा न्यायालय इस संदर्भ में राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्णय के गुण 200 की समीक्षा नहीं कर सकता है। हालांकि इस संदर्भ में राज्यपाल द्वारा दीर्घकालिक अस्पष्ट और अनिश्चित निष्क्रियता की स्थिति में न्यायालय सीमित परमादेश यथोचित समय में कार्रवाई करने हेतु जारी कर सकता है, परंतु विधेयक पर अनुमति के संदर्भ में समय सीमाओं का निर्धारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने, रोकने या अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यदि वह विधेयक धन विधेयक न हो तो राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह संदेश सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटाए, जिन्हें 6 माह के भीतर पुनर्विचार कर विधेयक को पुनः पारित करना होगा और फिर उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे सकता है। देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। फिर अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है कि रोक लेता है। यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह संदेश सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के
राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटाए, जिसे वो 6 माह के भीतर पुनर्विचार कर विधेयक को पुनः पारित करना होगा और फिर उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए पुनः प्रयुक्त किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर रखता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा ने पुनः स्थापित किया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा कि वह जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा ने पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित कर लिया गया, लेकिन राज्यपाल अगर अनुमति दे देता है तो अविधिमान्य नहीं होगा। किसी विधेयक पर असंवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, परंतु किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राज्य विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल के लिए भेज दिया गया, तो अगर राज्यपाल उस पर अनुमति दे देता है तो यह अधिनियम विधिमान्य नहीं होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार इस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में हो या विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है तो यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह अध्यादेश ऑर्डिनेंस प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 213 के क्लॉज 2 के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समावेत होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है। इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समावेत होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत होने पर हो अथवा विधानमंडल के पुनः समावेत होने पर 6 सप्ताह के बाद स्वतः उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो ये होता है राज्य की विधायिका द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो 213 के तहत। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो ये करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोट से अपना उत्तर दीजिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, एकदम सही है। या विधानमंडल का हिस्सा नहीं है? तो विधानमंडल का हिस्सा है। उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, एकदम सही है। उसके पास कोई न्यायिक सत्ता नहीं है, गलत है। 1 और 3 सही है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या का लगभग 1/6 भाग को साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 168 के क्लॉज 1 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है और अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिसे समांतर राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि यह शक्ति न्यायिक प्रकृति की होते हुए भी कार्यपालिकीय दया एक्सिक्यूटिव सेमेनेसी होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में कार्यपालिका शक्ति के रूप में मानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में कार्यपालिका शक्ति के रूप में मानी जाती है। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना एवं प्रोन्नति करने का, अनुच्छेद 234 के तहत राज्य की न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश के विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति
राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से करने का शक्ति प्राप्त है, जो स्पष्ट न्यायिक शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 233 के अनुसार के तहत राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और प्रोन्नति राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श से करने की तथा अनुच्छेद 234 के तहत राज्य की न्यायिक सेवा या न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य की न्यायिक सेवा और जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग तथा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से करने की शक्ति प्राप्त है, जो स्पष्टतः न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य की विधायिका का अंग होता है, राज्य की विधायिका का अंग होता है सही। वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये नहीं है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। वो राज्य की विधायिका का अंग होता है, वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता नहीं, ये राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, सही है, ये भी राष्ट्रपति करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं, ये भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल पर विलंबन, विराम, परिहार, लघु गणक या उसे क्षमा कर सकता है अथवा दंडादेश जैसे मृत्युदंड का निलंबन, परिहार, लघु गणक कर सकता है, परंतु मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में है। अनुच्छेद 72 के तहत नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एक और दूसरे का कारण आम नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, किसी भी कार्य के लिए नहीं, उसमें दीवानी के लिए नहीं है, सच फौजदारी के लिए है, गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर प्रत्युच्युत किया जा सकता है, तो ये सही है। ये गलत है परंतु आर सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनके किए गए शासकीय कार्यों के लिए वैधिक कार्यवाही से उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 261 के क्लॉज 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 261 के क्लॉज 4 के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य से संबंधित विरुद्ध अनुतोष का दावा करने पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा संबंधी विस्तृत लिखित सूचना है और उन्हें कार्यालय देने से 2 माह विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने पर 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद में पद धारण करता है। अनुच्छेद 361 क्लॉज 2 के तहत अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार न्यायालय में आपराधिक या दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु क्लॉज 261 के क्लॉज 4 के प्रावधान के तहत उनमें व्यक्तिगत हैसियत से जो किए गए कार्य हैं उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी जो सिविल मुकदमा तत्संबंधित विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह के बाद पश्चात चलाया जा सकता है। और इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प सही नहीं है। और साथ ही अनुच्छेद 156 के क्लॉज 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद में पद धारण करता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि राज्यपाल को संवैधानिक प्रावधानों के तहत इस प्रकार का विशिष्ट उत्तर नहीं, अतः कारण है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत नहीं चाहिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी सही है, दोनों सही हैं।
कथन 1 संविधान के अनुच्छेद 361 के संदर्भ में तथा कथन 2 अनुच्छेद 158 के संदर्भ में सही है। अनुच्छेद 361 के क्लॉज 2 के तहत यह प्रतिबंधित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी एवं चालू नहीं रखी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित है। इसके खंड 4 के प्रावधानानुसार राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियां और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सही है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं की जाएगी, ये भी सही है। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए उसे किसी न्यायालय में कार्रवाई के लिए नहीं दायी होगा, ये भी सही है। 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के न्यायिक उत्तरदायित्व से विशेष संरक्षण दिया गया है। इसके अनुसार खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल को अपने पद और शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य कि किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यालय के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक या दंडिक क्रिमिनल कार्रवाई तो ना तो प्रारंभ की जा सकती है और ना ही जारी रखी जा सकती है। इस तरह उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक प्रतिरक्षा प्राप्त रहती है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेष अधिकारों और अनुमतियों के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 194 में है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के भीतर कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह प्रतिरक्षा पूर्ण बशर्ते की कार्रवाई सदन या उसके किसी समिति के भीतर कही गई बात या दिए गए मत से संबंधित हो। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सही है। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। क्या सही नहीं है? तो शासकीय कार्यों के लिए कार्रवाई से उन्मुक्ति है, सही है। कोई भी न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य के पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना देना आवश्यक होगा, ये भी सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए किसी सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, अगर दी तो क्या दी। ऐसी व्यवस्था राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 163 में है, 163 के क्लॉज 3 में है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है वो पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश की पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाया जाना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। हालांकि संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला थी। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राज्यपाल रही थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य के राज्यपाल सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी? तो सरोजनी नायडू थी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? तो ये सरोजनी नायडू की। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ये भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी।
पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी पद्मजा नायडू। पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू 1956 से 1967 में थी, जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सी वी आनंद बोस हैं। विजयलक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरला ग्रेवाल है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी, जो 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक इस पद पर थी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रश्नगत राज्यपालों में से एच बी पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा और केसी रेड्डी भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे थे, जबकि निरंजन नाथ बांचू संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। विकल्प में कोई भी उत्तर प्राप्त न होने के कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री 1966 से 67 रहे तथा वो 1984 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, और वो उड़ीसा के भी राज्यपाल थे 1977 से 80 के दौरान। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, सही है। 74वें संविधान संशोधन ने राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया। 7वें संविधान संशोधन ने राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया, ये भी सही है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया था, गलत है। हरुभाई किशन राव बागड़े 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल पद संभाले थे, भी सही है। सी गलत है, सी ही गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राजस्थान के राज्य प्रमुख पद को समाप्त करके 1 नवंबर 1956 से प्रभावित कर दिया। सरदार गुरमुख निहाल को 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था, सरदार गुरमुख निहाल को, तथा वे 1 नवंबर 1956 से 15 नवंबर 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो 31 जुलाई 2024 से राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न के विकल्पों में सी सही नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो थे रघुकुल तिलक। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। ये पुराना करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ये कहा गया था सरकारी आयोग 1983। सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो और उसने हाल ही में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ज्ञातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली को समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में, जिसमें अन्य सदस्य शिवरामन व डॉक्टर SR सेन थे, कि आयोग गठित किया था। दोस्तों तो फिर आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।